सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। अगर आप इसके चार्ट में देखेंगे तो आफ्टर कोविड स्टॉक प्राइस हुआ एक बुल रन में था। जिन स्मार्ट इन्वेस्टर ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया था, इस रेंज में ट्रेडिंग करी थी, इस रेंज में अपनी पोजीशंस बनाई थी, वो लोग स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके गए। एक टाइम के बाद जब कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो गई, स्टॉक प्राइस ज्यादा हो गया, ईपीएस इसका इतना था नहीं, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट किया इस लेवल पे। अब थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या था। अगर दोस्तों आप चार्ट पैटर्न की समझ रखते हैं तो चार्ट आपको सब कुछ पहले ही बता देगा चार्ट में होने क्या वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल को, यहाँ पे ये वाली कैंडल गैप अप ओपन होके पूरा नीचे क्लोज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न? उस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ पे जो ये वाली कैंडल थी, इसने इंगल्फ कर लिया था पिछले वाली कैंडल को एक बहुत बड़ी बॉडी के साथ। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न ने कंफर्म किया कि स्टॉक प्राइस में सेलिंग आ सकती है। ये चार्ट पैटर्न मैं भी देख रहा हूँ, जो इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, उनको भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ट ने करा क्या, थोड़ा बहुत सेलिंग में आकर के फिर ऊपर इनका स्टॉप लॉस हंट करने चला गया। स्टॉप लॉस हंट यहाँ पे हो गया, उसके बाद स्टॉक प्राइस ने नीचे की जर्नी कंटिन्यू कर दी। स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे नीचे आके एक डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू का ब्रेकआउट देके यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे साइडवेज हो गया, साइडवेज होकर के नीचे डंप मार दिया, फिर से यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया, स्टॉप लॉस हंट करा गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लेवल कंसीडर करते हुए मल्टीपल बुलिश चार्ट पैटर्न बने, इसको नेकलाइन कंसीडर करते हुए ये बना पूरा का पूरा कप, ये बना छोटा हैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर ऊपर। अब जिनसे यहाँ पे एंट्री मिस हो गई थी वो ऊपर था के बाय करेंगे। स्टॉक प्राइस उनके लिए अच्छा कब होता है? जब स्टॉक प्राइस पिछले कुछ टाइम में 1-2 महीने में अच्छा रिटर्न दे, या फिर जब स्टॉक प्राइस अपने टॉप पे आ जाए तो वो थोड़ा पिछला डाटा देखते हुए एंट्री बनाते हैं। टॉप पे वो लोग एंट्री करते हैं और टॉप पे होता क्या है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स फिर से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट है, इसमें आपको हर कदम सोच समझ के चलना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे जाके प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एंट्री कहाँ पे बनानी है, कब बनानी चाहिए, अपनी पोजीशंस को मैनेज कैसे करना है, वो सब आपको आना चाहिए। वो आएगा आपको लर्निंग से। और गाइस मैं किसी भी स्टॉक को उसके टॉप पर जाकर बाय नहीं करता। जो स्टॉक मुझे फेयर वैल्यू पे मिलते हैं उनमें मैं इंटरेस्टेड होता हूँ और अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट करके चलता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स को उनके बॉटम में आइडेंटिफाई करके उनमें पोजीशन बनाता हूँ, और अनाप शनाप स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग नहीं बनाता, उनसे दूरी बनाए रखता हूँ। जिनमें डेली के अपर सर्किट उसके बाद लोअर सर्किट लगते हैं, उन सबको मैं अवॉइड करता हूँ। और मैं एक ट्रेडर हूँ, कोई भी कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। तो इवेंचुअली डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ सिखाना है, कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो ट्रैप बने थे, पहला ये वाला ट्रैप बना था, दूसरा यहाँ पे साइडवेज होकर ट्रैप किया था, फिर यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया। तो ये सब ट्रैप्स बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में बने हैं। ओवरऑल चार्ट क्या कह रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर एक बड़ा व्यू लेकर के चलते उस टाइम पे, तो ये एक रेंज थी जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई थी पहले। अब जो स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा था वो कहां तक कंटिन्यू रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करने का हमारे पास एक टूल है जिसे हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको टॉप से लेकर के स्टॉक प्राइस का टॉप पकड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पे आपको मल्टीपल ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स मिल जाए, जहां पे स्टॉक प्राइस ने बार बार रिजेक्शन फेस किया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। 5th टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करके सीधा ऊपर गया। अब जिस टाइम पे ये ब्रेकआउट आया था ना, या फिर जिस टाइम पे रीटेस्ट कर रहा था ट्रेंड लाइन को, उस टाइम हमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना था, जिसका इंडिकेशन क्या मिलता है कि स्टॉक प्राइस या तो थोड़े टाइम फ्रेम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जा सकता है। दूसरा इसमें बन रहा था राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम कैसे बनता है, एक रेजिस्टेंस से स्टॉक प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक टाइम फ्रेम के लिए एक्यूमुलेट करता है, कंसोलिडेट करता है। स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं अपनी पोजीशंस को। डाउन ट्रेंड का इसमें होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज होता है इसमें कंसोलिडेशन का, और थर्ड फेज जो इसमें होता है वो होता है अप ट्रेंड का। बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट करती हैं, और जहां से प्रीवियसली सेलिंग आई थी वहां तक स्टॉक प्राइस कवर अप कर लेता है। चलो पीछे जो हुआ वो आपने देख लिया, अब आगे का क्या, आगे क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे ना, मेरे को एक रेंज नजर आ रही है जहां पे पहले स्टॉक प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया था, पीछे भी रेजिस्टेंस वाले पॉइंट होंगे। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने रीटेस्ट करा, स्पोर्ट यहाँ पे बनाया, दूसरी बार यहाँ पे स्पोर्ट बनाया। अब हो सकता है फिर से स्टॉक प्राइस यहाँ पे आगे स्पोर्ट बनाए। एक हैवी डिमांड जोन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, एसएमसी एरिया नजर आ रहा है। और दूसरा कौन सा लेवल इसमें नजर आ रहा है, दूसरा लेवल है यहाँ पे ये वाला। यहाँ पे भी स्टॉक प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन देके रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, और अब आगे ये रेजिस्टेंस जो था पहले वो सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे रह सकती है, कैसे अपनी पोजीशंस यहाँ पे बनानी चाहिए। फिलहाल मैं मेरी बात करूं, मैंने यहाँ पे अपनी 10 से 15% क्वांटिटी डाल दी है, और इसके नीचे आने की इस रेंज में या फिर इस रेंज में जो प्रीवियसली ये डिमांड जोन था, इन दोनों रेंज में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन मार्केट में एफआईआई सेलिंग करके जा रहे हैं, एक पैनिक सेलिंग हो रही है, डर का माहौल यहाँ पे लोगों के बीच बना हुआ है, तो उस करके स्टॉक प्राइस यहाँ पे इन दोनों रेंज में आ सकता है। और जैसे ही इन दोनों रेंज में आता है, ये लेवल है 35,500 का, और नीचे वाला है 3150 से लेकर 3250 तक का। अगर इन दोनों रेंज में आता है तो मैं कुछ परसेंट क्वांटिटी यहाँ पे डालूंगा, बाकी मेन क्वांटिटी अपनी 3000 के आसपास डाल दूंगा, और वेट करूंगा एक बड़े टारगेट के लिए।
लिए। टारगेट ऑब्वियस सी बात इसका रहेगा ये वाले स्विंग का, यहाँ पे 1 2 दो बार सेलिंग आ चुकी है, तीसरी बार भी हल्की फुल्की सेलिंग आ सकती है। जैसे ही सेलिंग आएगी, जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी उसको लेकर फिर से यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा और वेट करूंगा एक बड़े टारगेट के लिए। बड़ा टारगेट इसका होगा ये वाली रेंज को आपको मेजर करना है और इसको उठा के ऊपर रखना है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये वाली रेंज है 2200 पॉइंट की, अगर मैं इसको उठा के ऊपर रख दूं तो इसका जो मेन टारगेट निकल के आ रहा है, प्रॉपर टारगेट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 7700 का। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे आएगा उसके बाद सीधा ही ऊपर चला जाएगा, बीच में न्यूज आएंगी, स्टॉक किसी के लिए खराब भी हो जाएगा, किसी के लिए अच्छा भी हो जाएगा, गिरना पड़ना हुआ वो बीच में सब सिमट के रह जाएगा और इवेंचुअली अपना टारगेट यहाँ पे लास्ट में डन हो जाएगा। इसमें टाइम भी लग सकता है, तो हमें बस यहाँ पे पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। वेट करने का रीजन क्या और ये टारगेट क्यों पूरे होंगे उसका कन्विक्शन हमें मिलता है फंडामेंटल से। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स या फिर डी मार्ट एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,60,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROCE ROE यहाँ पे बढ़िया है, डेप्ट कंपनी के ऊपर नागे बराबर है, 0.04 का डेप्ट टू इक्विटी रेशो है। स्टॉक का PE रेशो 96 के आसपास चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री पी से डबल है। तो आप बोलोगे कंपनी तो ओवर वैल्यूड हो गई, क्या सही में ओवर वैल्यूड है? वो बताएगा इसका PE हिस्ट्री का चार्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका मीडियन पी जो है 123.3 का है और कंपनी अभी 96-97 के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। इतनी ज्यादा भी नहीं है बट अंडर वैल्यूड है। और पिछले 3-4 साल में EPS इसका लगातार बढ़ा है, जिसके कारण इसका PE रेशो यहाँ पे नीचे आ गया। पहले जो कंपनी ओवर वैल्यूड थी, यहाँ पे 300 के आसपास इसका PE रेशो चला गया था, वो यहाँ पे 100 के भी नीचे आ चुका है। तो आपके लिए अभी एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, होप सो कि आप इसका कमेंट में रिप्लाई करेंगे। तो EPS जो है इसका लगातार बढ़ा है, अगर इसका EPS नहीं बढ़ता, फ्लैट रहता या फिर थोड़ा कम होता, तो इसका PE रेशो जो अभी 100 पे है वो कहाँ पे होता और इसका स्टॉक प्राइस में क्या इंपैक्ट पड़ता, वो आपसे पूछना चाहूंगा। जिसका भी आंसर सही लगेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता लग पाए। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रही है। कोरोना टाइम पे यहाँ पे सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी, वो बाद में 6,000 करोड़ से बढ़ी, फिर 12,000 करोड़ से बढ़ी, फिर 8,000 करोड़ से बढ़ी। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। सेल्स के साथ साथ इनका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे इंटैक्ट है। FII ने भी थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है और DII भी बाइंग कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे बढ़ा है और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है। 8% को छोड़ के बाकी की 92% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।